अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मनी चैप्टर। और मनी में देखो अब हम लोग क्या सीखेंगे, मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहली चीज ये कि मीनिंग क्या है, मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। ओके, और दूसरी चीज हम जो इसमें सीखेंगे वो सीखेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जब इसे सीख रहे होंगे मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो उसमें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी सीखना होगा, जिससे हमें मनी की इम्पोर्टेंस पता लगेगी। इसके बाद में ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद में जो आप सीखेंगे वो सीखेंगे सप्लाई ऑफ मनी, आपके चैप्टर में इतना ही दिया गया है। और एक और चीज़ है कि हु सप्लाई मनी, हु सप्लाई मनी। देखो करना स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी किसे बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मनी किसे बोलते हैं ये समझो। जैसे ही आप ये समझोगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मनी क्या होती है, आज आपके सिनेरियो में देखो, आप जो इंडिया में देखते हो, इंडिया में मनी क्या चीज़ है, रुपए। लेकिन इस रुपए को ही मनी क्यों बोलते हैं, इस रुपए को ही मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई कर रखा है कि इसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया जाएगा। किस लिए लिया जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी चीज के बदले में आप पैसे दोगे, और अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो उसके बदले आप पैसा लोगे। ओके, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर कुछ है ना मनी का तो वो यही है। क्योंकि इन एंसाइन टाइम, अगर हम पुराने टाइम पे चले जाए तो पुराने टाइम में जो सबसे बड़ा इश्यू था वो यही था। बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती थी कि अगर मान लो मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे ऐसे लोग ढूंढने होते थे जो वो चीज़ मुझे दे दें और प्लस मेरी वाली चीज़ मुझसे ले लें। बार्टर सिस्टम तो उसी को बोलते हैं ना, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को सामान के बदले सामान देता है। मान लो इस पर्सन के पास में राइस है, एक्सेस राइस है, इसके पास में ये चीज़ ज़्यादा है, ये राइस देना चाहता है, राइस देना चाहता है। ओके, लेकिन ये खरीदना क्या चाहता है, ये खरीदना चाहता है पल्सेस, इसे दालें चाहिए राइस देके। इसके पास में पल्सेस हैं, तो इसे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में पल्सेस हों, साथ में एक और चीज़ होनी चाहिए, इसे राइस की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। केवल ऐसा बंदा जिसके पास पल्सेस हैं लेकिन बट उसे राइस की नहीं, उसे तो व्हीट की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके लिए बेकार है। आपको तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा ना जो राइस की रिक्वायरमेंट जैसे हो और पल्सेस भी जिसके पास में हो, क्योंकि आपके पास में राइस है एक्सेस, उसके पास में पल्सेस एक्सेस होनी चाहिए बट रिक्वायर्ड राइस। ओके, तो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ये होना बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर मान लो हमारे यहाँ एक बच्चा है पांडे, पांडे को लैपटॉप चाहिए। ओके, पांडे को एक ऐसा बंदा चाहिए जो लैपटॉप यानी कि उसे दे सके, लेकिन पांडे की पापा की दुकान है हेलमेट की,
हेलमेट की बॉडी बनाते हैं। तो अब कोई उससे हेलमेट की बॉडी खरीद ले और उसे हेलमेट मतलब उसे लैपटॉप दे दे। अब उसे ऐसे बंदे ढूंढने पड़ते जो बड़ा मुश्किल काम है। ओके, तो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप यानी कि ऐसे लोगों को आसानी से ढूंढ पाएंगे, मिल जाते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। और ये तब काम कर जाता है जब इकोनॉमी में कम चीज़ों में डील कर रहे हैं। आज तो लाखों चीज़ें बिकती हैं इकोनॉमी में, तो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिलने वाला बंदा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन सोचो कि जब एक टाइम था जब केवल लोग खाने के लिए ही जीते थे, एक तरीके से ये कह लो, बहुत लिमिटेड सी लाइफ होती थी गांव की, तो उस समय पे उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। तो उस समय पे कुछ चुनिंदा चीज़ों की ज़रूरत होती, 8-10 चीज़ें ही हुई या 20 चीज़ें 50 चीज़ें हुई, तो उन चीज़ों का मिलना आसान था। बट आज जब आप लाखों चीज़ों की बात करते हो तो इन चीज़ों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ओके, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो ड्रॉबैक है, एक तरीके से ये कह सकते हो बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम की ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। बार्टर सिस्टम इसी को कहते हैं, गुड्स के बदले गुड्स देना। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो सकती। आज कितना आसान काम है, आपको कुछ नहीं करना। पांडे अपने हेलमेट्स को बेचे, कोई पांडे की दुकान जब हेलमेट की है, वो हेलमेट बेचे, पैसे ले जाके वो लैपटॉप वाले को दे दे और लैपटॉप ले ले। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा अच्छा है, मनी की वजह से ये काम आसान हो गया। और मनी नहीं होती तो यही काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। जैसे आज आप देखते हो गांव में पहले क्या होता था, मजदूर आता था या किसान को कोई सामान खरीदना है तो वो खेत में वीट जो जनरेट करता था उसी वीट को जाके दे आता था, सामान ले आता था। बट आज ऐसा नहीं करना होता। आज क्या करता है, वो वीट को जाके मार्केट में बेच देता है, पैसे ले लेता है, उस पैसे से उसे जो सामान चाहिए होता है वो ले लेता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो ज़्यादा आसान हो गया विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी। अच्छा, मनी होती क्या है, तो इसमें साफ साफ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसी चीज जिसे कॉमनली एक्सेप्ट किया जा सकता है। बेटा लाइक डॉलर, क्या आपके इंडिया में एक्सेप्ट हो सकता है? आप कहोगे नहीं, लेकिन ये मनी है ना। बट इन नॉट योर इन योर कंट्री, व्हाई? इट इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड इन योर कंट्री। ये आपकी कंट्री में एक्सेप्ट ही नहीं होती है, जब कॉमनली एक्सेप्ट नहीं होती ना। भले ही आप कहोगे डॉलर क्या है, डॉलर मनी है, बट नॉट इन योर कंट्री। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड इन योर कंट्री एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इंडिया में। इंडिया में रुपए चल जाएगा, लेकिन क्या ये मनी आपकी दूसरी कंट्री में चल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड इन दैट कंट्री। ओके, तो मनी वो होती है जो कॉमनली एक्सेप्ट हो जाए, जो क्या हो जाए, कॉमनली एक्सेप्ट हो जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी किसे बोलते हैं, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, बार्टर सिस्टम आई थिंक आप जानते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं। गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स आर नोन एज बार्टर सिस्टम। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज अ C2C इकोनॉमी। C2C, commodity to commodity. Commodities are exchanged for the commodity are known as barter system. Okay? अच्छा, मनी अगर देखा जाए तो मनी कॉइन्स पहले चलते थे, आपने देखा होगा गोल्ड के कॉइन, देन आफ्टर सिल्वर कॉइन, और आज आप देखते हो तो पेपर मनी, फिर प्लास्टिक मनी भी आ चुकी है किसी किसी कंट्री में। तो ये क्या है कि मनी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और आजकल तो डिजिटलाइजेशन भी हो गया। तो ये क्या है, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसके मीन्स शेप को चेंज किया जा रहा है। अगर हम देखें मनी के सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, सबसे पहला काम तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। सबसे पहला काम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा काम क्या है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, दूसरा काम क्या है बताओ मनी का, आप इसे स्टोर कर सकते हो। आप बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे। आप बार्टर सिस्टम में एक पर्सन के पास में राइस है, एक पर्सन के पास में क्या है, राइस है, दूसरे पर्सन के पास में कुछ और है,
तो क्या राइस को स्टोर करके रख लोगे क्या 10 साल? नहीं रख पाओगे ना, आपके पास में एक्सेस राइस है, आप स्टोर नहीं कर सकते। बट आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, उसे तो स्टोर कर सकते हो ना। आपकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर पैसा है तो उसे आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर ऑफ अ वैल्यू, इसे स्टोर कर सकते हो। ओके। थर्ड वन, अगर मैं देखूं मेजर ऑफ वैल्यू, आप मेजर भी आसानी से कर सकते हो। आप सोचो कि पांडे ने लैपटॉप देके, पांडे ने लैपटॉप लाना है और हेलमेट देने हैं। अब सबसे बड़ा इश्यू है कि एक लैपटॉप के बदले कितने हेलमेट दिए जाएं। पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी परेशानी कि लैपटॉप की कीमत क्या रखी जाए और हेलमेट की, पर हेलमेट की कीमत क्या रखी जाए। ओके, एक तो ये सबसे बड़ा इश्यू। और दूसरी एक और बड़ी इश्यू पता है क्या? मान लो उसने कहा एक हेलमेट के बदले, उसने कहा 20 वो एक लैपटॉप के बदले 20 हेलमेट। भाई हेलमेट कम कीमत का होता है, लैपटॉप ज़्यादा कीमत का होता है। उसने कहा एक लैपटॉप के बदले 20 हेलमेट। उसे उसके घर में केवल 2 ही हेलमेट चाहिए, तो क्या लैपटॉप के टुकड़े करके लेके आओगे कि दो हेलमेट के बराबर अगर लैपटॉप मुझे दे दे भाई? तो ये पॉसिबल नहीं था। जैसे अगर मान लो किसी को गाय खरीदनी है पुराने टाइम में, और इसके बदले में 4 बकरियां मिल रही हैं गॉट। अब प्रॉब्लम ये है ना, 4 गॉट के अगेंस्ट में 1 का। वो कह रहा है कि एक काम करो, मुझसे 2 बकरी ले लो, आधी गाय थोड़ी दूंगा 2 बकरी के लिए। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो पुराने टाइम में एक तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू नॉट पॉसिबल, कि इसके बदले ये कितनी मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं था, इतना आसान नहीं था। दूसरा कि उसे आप सेपरेटली पेमेंट नहीं कर सकते थे, टुकड़ों में पेमेंट नहीं कर सकते थे। और फोर्थ, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते। आज जो उधारी चलती है ना, वो बार्टर सिस्टम में नहीं चल सकती थी। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज आपको पता है ना, हमने 10,000 की चीज खरीदी तो 10,000 रुपए ही देने हैं उसे। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा। आज आपने एक चीज किसी गाय के बदले खरीदी, आप 5 साल बाद कहो उसी गाय को दे देंगे, भाई 5 साल में उस गाय की लाइफ कम हो चुकी होगी, तो इसीलिए नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है मनी। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि मनी के आने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, स्टोर ऑफ वैल्यू की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, मेजर ऑफ वैल्यू की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट आ गया। ओके, अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम में, यही तो प्रॉब्लम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, स्टोर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते। ऑल दी ज़्यादा लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, ऑल दी ज़्यादा ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो ये बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं। ओके, तो आप ड्रॉबैक्स भी देख लीजिएगा, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी, अगर मैं मनी की फॉर्म्स देखूं तो यहाँ पर जो दी गई हैं, नंबर 1 दी गई है आपको फिएट मनी एंड फिडुसरी मनी। फिएट मनी एंड फिडुसरी मनी क्या होता है? फिएट मनी एंड फिडुसरी मनी, देखो फिएट मनी क्या होती है और फिडुसरी मनी क्या होती है, मैं बता रहा हूं। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज यूज्ड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी क्या होती है? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है ना, इस वजह से चल रही है, हकीकत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर पे चल रही है। आज आप देखो 2000 का नोट चलता है, पहले तो नहीं था, आज वो 2000 का नोट आ गया। पहले अगर इसे गवर्नमेंट ने नहीं इश्यू किया होता, उससे पहले चला रहे होते, चल जाता? नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था। आज चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? गवर्नमेंट ऑर्डर से। हकीकत में उसकी वैल्यू क्या है? गवर्नमेंट आज बंद कर दे, नहीं चलेगा, रद्दी में वो 1 रुपए का भी नहीं जाने वाला एक नोट। तो मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, जो करेंसी गवर्नमेंट ऑर्डर पे चल रही है केवल, उसे फिएट मनी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फिएट मनी। अच्छा, एक होती है फिडुसरी मनी। फिडुसरी मनी क्या होती है? फिडुसरी मनी गवर्नमेंट ऑर्डर पे नहीं चलती, ये पेयर और पेई के ट्रस्ट पे चलती है।
किसके ट्रस्ट पे? पेयर और पेई के ट्रस्ट पे, कि मैं तुझे दे जा रहा हूं, अगर आगे नहीं चले तो मुझे वापस कर दियो। जैसे आज आप देखते हो पेटीएम, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो पेटीएम से ही पेमेंट लेगा। अगर उसे विश्वास नहीं है पेटीएम पे, सामने वाले बंदे को डिजिटल मनी पे विश्वास नहीं है, तो वो लेगा नहीं, उसे कैश ही चाहिए। फिर तो होगा या नहीं होगा? आप जब चेक दे के आते हो तो ये आपके पेयर और पेई के ट्रस्ट पे चलता है। ओके, ऑन दी ट्रस्ट ऑफ पेयर और पेई। ओके, कहीं ऐसा हो जाए कि आप उसे चेक दे के आ गए और बाद में वो चेक से पेमेंट ही नहीं निकाल पा रहा, तो इसीलिए वो लेता नहीं। वो कहता है नहीं साहब, आप मुझे तो कैश ही दे दो, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन आप काफी पुराने कस्टमर हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो ले भी लेता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेता। पुराने कस्टमरों से चेक भी ले लेता है कि ठीक है साहब आप चेक दे जाओ और कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ सामान। होता है या नहीं होता? ये क्या होता है? क्योंकि उसे आपके ऊपर ट्रस्ट है। ये फिडुशियरी मनी है। ये क्या है? फिडुशियरी। ओके, ये पेयर और पेई के ट्रस्ट पे चलती है। चेक हुए, आप आजकल देखते हो पेटीएम हुआ, या बहुत सारे वॉलेट चलते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया आपने उसके में, तो ये तो उसको ट्रस्ट होगा तो वो लेगा, आप दे पाओगे, अदरवाइज नहीं लेगा। तो ये फेट और फिडुशियरी मनी का डिफरेंस है। आ जाओ फिर उसके बाद में फुल बॉडेड मनी एंड पेपर मनी। फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फुल बॉडेड मनी क्या होती है वो समझो बेटा। आज आप देखते हो, पहले क्या होता था कि गोल्ड कॉइन होता था। जैसे गोल्ड कॉइन आज की डेट में बनाया जाए, एक कॉइन बनाया, उसका रुपए, उसकी कीमत रखी गई मान लो 1000 रुपए। 1000 जब कीमत रखी गई ना, तो उसमें गोल्ड भी उतना ही होना चाहिए 1000 रुपए का। कितने रुपए का गोल्ड होना चाहिए? गोल्ड की वैल्यू भी 1000 रुपए होनी चाहिए, चाहे आप उसे मेल्ट करके बेच लो, चाहे वैसे चला लो। देखो, मैंने कॉइन बना दिया, इसकी कीमत ऊपर लिख दी 1000, मार्केट में 1000 का चल रहा है। इसकी एक्चुअल में कमोडिटी वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए। कमोडिटीज में गोल्ड लगी है, गोल्ड की वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं फुल बॉडेड मनी। चाहे आप इसे एज अ कॉइन चला दो, या दूसरी कंट्री में ले जाके भी अगर आप इसे चलाओगे ना, तो वो तौल के ले लेगा, और तौल के गोल्ड की वैल्यू उतनी निकल आएगी कि जितने का वो उसके ऊपर प्रिंट है। तो इससे क्या होता है? इसे बोलते हैं फुल बॉडेड मनी, कि इसे कहीं भी चलाओगे आपको लॉस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कमोडिटी इतने की लगी है, उसकी जो मेटल लगा है वो इतने का है कि वो चल जाएगा। तो इसे बोलते हैं फुल बॉडेड मनी। उसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू। उसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, फिर तो लोग पिघला पिघला के बेच देंगे मेल्ट कर करके। सोचो, इसमें गोल्ड 1500 का हो गया महंगा होते होते, और उसके ऊपर प्रिंट 1000 है, तो क्या कोई बाजार में जाके 1000 रुपये में चलाएगा उसे? वो मेल्ट करेगा उसे और मेल्ट करके चला देगा। होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए ये हमेशा इक्वल रखनी पड़ती है। कम हो जाए चलेगा, जैसे इन इंडिया इस समय पे चल रहा है, कॉइन है 5 रुपए का या 10 रुपए का, आप उसे मेल्ट करके 5-10 का नहीं बेच सकते, वो कम का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेल्ट करके बिक जाता ज़्यादा का, तो लोग मेल्ट करके बेच देते, उसे ऐसे नहीं चलाते। आया समझ? तो इसीलिए है क्या कि कमोडिटी फुल बॉडेड मनी उसी को बोलते हैं जिसमें दोनों इक्वल हों। ओके, कम नहीं होनी चाहिए। फुल बॉडेड तो तभी होगा। क्रेडिट मनी किसे बोलते हैं? क्रेडिट मनी में उसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है मनी वैल्यू से। क्रेडिट मनी किसे बोलते हैं? आज आपका पेपर मनी है जो, क्रेडिट मनी तो है उस कमोडिटी, जिस कमोडिटी का वो बनता है पेपर। पेपर की कीमत क्या है? 1 रुपया भी नहीं निकलेगी अगर तौल के बेचोगे उसे, तो ये बिल्कुल हवा में उड़ जाता है, वो 1 रुपये का भी नहीं है। कमोडिटी वैल्यू कम है और छपा उस पर कितना है? 2000। कमोडिटी वैल्यू कम है, कमोडिटी वैल्यू कम है मनी वैल्यू से, तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट मनी।
इसे क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट मनी। ओके, ये ध्यान रखना है बस, आपका अपने आप ये चीज़ें हो जाएंगी। डन। जैसे आज आप देखते हो पेपर मनी हुआ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी एक्चुअल में वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से उसकी वैल्यू है, तो उसे बोलेंगे हम क्रेडिट मनी। ओके, एक लास्ट टॉपिक और चैप्टर खत्म। सप्लाई ऑफ मनी क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ मनी। बेटा हमारे यहाँ सप्लाई कौन करता है मनी की, बताओ? आरबीआई। हु इज द सप्लायर? आरबीआई द सप्लायर। 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट्स जो होती है वो आरबीआई सप्लाई करती है, 1 रुपए को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटा सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई का है, कहीं ज्यादा ना हो जाए कंट्री में, क्योंकि एक्सेस सप्लाई क्रिएट इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री। बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो इन्फ्लेशन जनरेट हो जाएगा कंट्री के अंदर। सप्लाई ऑफ मनी अगर देखें तो ये देखा जाएगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस समय कंट्री के अंदर कितना पैसा चल रहा है, टोटल कितने नोट्स इश्यू कर रखे हैं गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने, उसी को कि इस समय पे कितने नोट्स, कितने रुपए की करेंसी कंट्री के अंदर चल रही है, इसे पता लगाना सप्लाई ऑफ मनी है। इसको समझाने के लिए इन्होंने जो दिया हुआ है मेजरमेंट करने के लिए, मैं लिख देता हूं पहले सप्लाई ऑफ मनी किसे बोलते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय कितनी सप्लाई है। ओके, it refers to the total stock of money. It refers to the total stock of money, total stock of money held by the people, held by the people of a country at a point of time, of a country at a point of time, point of time means ये इस समय पर, point of time स्टॉक कॉन्सेप्ट से को रिलेट करता है। इस समय पर पूरी कंट्री के अंदर कितने लोग, कितने रुपए लोगों के पास हैं, कितने रुपए रख रखे हैं इन लोगों ने, तो वही क्या है, सप्लाई ऑफ मनी है। ओके, इसे मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए जो फॉर्मूले दिए गए हैं आपके में, वो दिए गए हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूले दिए गए हैं M1, M2 और M3, M1, M2, M3 एंड M4 बोलते हैं बेटा। ओके, बट आपके सिलेबस में M1 ही दिया है। ओके, आपके सिलेबस में केवल M1 दिया गया है। तो M1 क्या होता है? M1 का मतलब होता है C प्लस DD प्लस OD। आप कहोगे ये क्या होता है? C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कॉइन्स, नोट्स, जितने भी है ना, जितने भी, वो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने जितने भी करेंसी नोट्स रख रखे हैं या कॉइन्स रख रखे हैं, वो सब के सब ये है सी। ओके, इसके बाद में इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जानते हो कैसे बोलते हैं? बैंक में जाओ, जब चाहो तब निकाल लाओ, मतलब आपने ऐसे पैसे जमा कर रखे हैं। एक तो होता है एफडी, बेटा सुना है? एफडी टर्म डिपॉजिट होता है, टीडी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? टर्म डिपॉजिट, क्योंकि टाइम के साथ डिपॉजिट होता है कि 5 साल बाद निकालेंगे, 1 साल बाद निकालेंगे, 2 साल बाद निकालेंगे। मैं एफडी की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं डिमांड डिपॉजिट, जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा जमा होता है,
करेंट अकाउंट में पैसा जमा होता है, जब चाहो तब निकाल लाते हैं ना, इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्योंकि ये तुरंत काम आ जाता है, ऐसी करेंसी लोगों के हाथ में जो है वो। प्लस अदर डिपॉजिट, प्लस अदर डिपॉजिट, ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट क्या है? अदर डिपॉजिट में है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या क्या आता है मैं बता दूं। अदर डिपॉजिट में आता है आरबीआई के पास में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पैसे रख रखे हैं। मैंने तुम्हें बताया था सीआरआर जब बनाते हैं तो आरबीआई के पास 4% पैसा जमा करना पड़ता है। तो डिपॉजिट विद आरबीआई, डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के साथ जो पैसा रख रखा है वो भी अदर डिपॉजिट है। दूसरा डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, डिपॉजिट विद आरबीआई और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो रख रखा है। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ने जो आरबीआई के पास पैसा जमा कर रखा है, डिपॉजिट विद आरबीआई, डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट ने जो पैसे जमा रखे, ओके, वो अदर डिपॉजिट है। थर्ड वन, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ आईएमएफ का डिपॉजिट एंड वर्ल्ड बैंक का डिपॉजिट। वर्ल्ड बैंक का डिपॉजिट और आईएमएफ का जो डिपॉजिट है ना विद द आरबीआई, ये सारा का सारा जो है, ओके। तो इन शॉर्ट वी कैन से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जितना डिपॉजिट है आरबीआई के साथ में वो, ओके। अच्छा सॉरी, ये चीज़ें ध्यान रखना है, लेकिन कौन सी चीज़ें नहीं देखना, ये चीज़ें तो लेनी है। पहली चीज़ लेनी है डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फॉरेन सेंट्रल बैंक का और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट, और ये है तुम्हारे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इनका पैसा। बट नॉट इंक्लूड, बट नॉट इंक्लूड क्या चीज़ें नहीं लेनी, क्या चीज़ें नहीं लेनी है बेटा अदर डिपॉजिट में? क्या नहीं लेना? डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद द आरबीआई, आरबीआई के पास में जो गवर्नमेंट ने पैसा जमा कर रखा है वो नहीं लेना। डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो नहीं लेना। बैंकिंग सिस्टम का जो पैसा है वो नहीं लेना। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लेना है, लाइक नाबार्ड का ले लो, एलआईसी का ले लो, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनका ले लो, ओके। लेकिन बैंकों का मत लो, बैंकिंग सिस्टम का जो पैसा जमा है ना, लाइक मैंने बोला सीआरआर, वो नहीं, वो नहीं, बल्कि कौन सा लेना है जो नाबार्ड का पैसा जमा है, एलआईसी का जमा है। एक होती है हाउसिंग सिक्योरिटी कर, हाउसिंग सोसाइटी करके है कोई, NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इन लोगों का पैसा जो आरबीआई के पास जमा है वो लिया जाएगा। डिपॉजिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, वो नहीं लिया जाएगा। कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम ये नहीं लिया जाएगा, ओके, ये ध्यान रखना है, ओके। सिस्टम विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो बैंकिंग सिस्टम का पैसा जमा है ना, जैसे एसबीआई जमा करता है, पीएनबी जमा करता है आरबीआई के पास, वो नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कौन करता है सप्लाई? आरबीआई करता है, बैंक करते हैं, गवर्नमेंट करता है, ओके। ये ध्यान रखना है। इतना ही आपके सिलेबस में है M1 तक। M2, M3, M4 सीखना होगा तो वो अलग से डाल देंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इस वाले वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन बता देंगे M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक आध दो चीज़ें और भी हैं, जैसे हाई पावर्ड मनी क्या होती है,
लो पावर्ड मनी क्या होती है, तो वो भी उसी वीडियो में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, काटा गया है इस बार सिलेबस थोड़ा सा, तो इसीलिए वो कटे हुए सिलेबस में है, लेकिन समझा लेंगे अगले वीडियो में। इसमें इतना ही रख रहे हैं जो आपके सिलेबस के लायक है। ओके।